हेलो गाइस। आज हम क्लास नाइन्थ का फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट। अब देखो, किसी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम ऐड करते चलेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है और इसे हम पार्ट वाइज करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, कोई सभी रिवॉल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है, क्रांति। किसी भी चीज़ की क्रांति मतलब किसी भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारा 1857 का क्रांति हो गई, ठीक है। फर्स्ट हम आज़ादी के लिए जब हमारी क्रांति रिवॉल्यूशन उठा था तो 1857 में। ऐसे ही जैसे देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है बहुत सारे सेक्टर में, और जैसे इटली में देखो रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिका में हुआ था, आज़ादी के लिए हर जगह रिवॉल्यूशन हुआ है। तो वैसे ही आज हमारा पहला चैप्टर है रिवॉल्यूशन। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है जो कि आपका पहला चैप्टर है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। अब देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ना, ये बहुत ही ग्रेट इवेंट था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ ग्रेट इवेंट इन द हिस्ट्री। अब ये ना कि सिर्फ फ्रांस में ही नहीं था, नॉट ओनली ऑफ फ्रांस, यूरोप, ये बल्कि बट ऑफ मैनकाइंड एज अ होल, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट अपना छोड़ करके गया है, ये जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। और जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसने हमें तीन जो है ग्रेट आइडिया दिए थे। जो तीन ग्रेट ह्यूमैनिटी के लिए आइडियाज़ दिया गया था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ जाए है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। जो कि ये हमारे आज कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सबको आज़ादी होनी चाहिए और सबको इक्वालिटी के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा के बेटा राजा। अभी हम आगे देखेंगे कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। आपके चैप्टर में जो है हम बेसिकली उसी पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम एडिशनल देख ले रहे हैं क्योंकि अब आप नाइन्थ में पहुँचे हो। अब देखो, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, ये इसको नाम दिया गया स्ट्रगल का रेवोल्यूशन। अब देखो, रेवोल्यूशन कहीं पे भी हो, स्ट्रगल तो होगा ही, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो सदियों से राजा महाराजा की जो ये चली आ रही थी, राजा का बेटा राजा हो रहा था और वो शासन कर रहे थे। ये लोग बहुत ही निरंकुश टाइप के राजा होते थे। इसमें बहुत ही बड़ा चेंज लाए ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि हम जिसको फंडामेंटल चेंज कह सकते हैं, जो कि सोशियो और पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब देखो, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, आगे हम देखेंगे कैसे तीन स्टेट में जो है डिवाइड होता है सोसाइटी इनकी। अब हम यहाँ देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ। यहाँ पे जो इमीडिएट कॉज था, इमीडिएट कॉज क्या था, अगर एक लाइन में पूछा जाए कि जो फ्रेंच, अब देखो, जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लुई 16 के बारे में, लेकिन इनसे पहले जो लुई 14 थे, उनका एक स्टेटमेंट रहता था, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं। अब इस लाइन से आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा कट्टर होते थे ये लोग। मतलब कट्टर नहीं कह सकते हो आप इनको, कितने निरंकुश होते थे, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश होकर के, ठीक है। जनता के बारे में परवाह नहीं करते थे। अब देखो, हम आते हैं चैप्टर में, आपके पीडीएफ पे आते हैं। क्या हुआ, ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 की सुबह ही मॉर्निंग में पेरिस की जनता में जो है एक मतलब बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन था उस टाइम पे, ठीक है। तो जब, अब देखो ऐसा क्यों था, अलार्मिंग सिचुएशन क्यों था, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जिससे आपकी एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। क्या होता था उस टाइम जो है ना, अगर हम इमीडिएट कॉज की बात करें कि मतलब ऐसा तुरंत कभी भी जो रिवोल्यूशन होता है उसका एक कारण नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। हमेशा कुछ पॉलिटिकल रीज़न होते हैं, कुछ सोशल रीज़न होते हैं, कुछ इकोनॉमिक रीज़न होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल रीज़न होता है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक रीज़न कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ, इमीडिएट रीज़न क्या होता है कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन था, फ्रांस की जो क्रांति थी, वो शुरुआत में किन परिस्थितियों में हुई, हम बेसिकली इसको देखेंगे। देखो, वहाँ पे क्या था, वहाँ की जो जलवायु थी, जो वहाँ का वैसा होता है ना कि किसी भी अनाज को बोने के लिए एक अच्छा अनुकूल जलवायु जो भी चाहिए होता है, उस टाइम पे फसल बहुत बुरी हुई थी, ठीक है। फसल बहुत बुरी हुई थी बिकॉज ऑफ जलवायु। तो क्या हुआ कि जो आटा था, जो ब्रेड था, उसकी कीमत जो है उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। और जो बेकरी वाले थे, वो भी कभी कभी क्या करते थे, वो भी कभी कभी जनता को बहुत परेशान करते थे और वो जो है पूर्ति को रोक देते थे। और बेकरी की शॉप पर जो है घंटों घंटे नॉर्मल पीपल, जो गरीब तबके के लोग होते थे, वो लाइन में खड़े रहते थे, जिससे सब लोगों में एक गुस्सा था, एक असंतोष था। औरतों में भी भीड़ लगी होती थी दुकानों पे। और क्या उसी समय क्या देखा उन लोगों ने, उसी समय देखा कि राजा की जो सेना थी सारी, वो पेरिस घूमने के लिए या फिर किसी भी आदेश का पालन करने के लिए जा रहे थे। तो उसी में क्या होता है,
उसी में मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दिया। तो उसी में जब ये ट्रूप जा रही थी राजा के कहने पे सिटी की तरफ, तो जनता में एक र्यूमर्स फैल गया। जनता में एक र्यूमर्स फैल गया कि हाँ, ये हम पे जो है क्या करने आ रहे हैं, अटैक करने आ रहे हैं ये हम पे। तो उन लोगों ने सब नॉर्मल जो पब्लिक थी वो लगभग उसमें 7,000 मेन और वुमेन थे जो कि गैदर हुए, एक जगह पे इकट्ठे हुए, एक टाउन हॉल पे। ये लोग मतलब एक जगह होता था टाउन हॉल जहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मतलब लोग कैसे टाउन हॉल में 7,000 पीपल लगभग इकट्ठे होकर के कैसे कि ये हम पे अटैक कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कि आपको इमीडिएट कॉज बता दिया था। तो ये क्या किए, ये कहे अगर इतने ये नॉर्मल पीपल सोची, हालांकि ये रूमर्स था उनमें एक मतलब क्या कह सकते हैं हम, लोगों में गलत फहमी थी, ये हम कह सकते हैं। जो इमीडिएट रीज़न था उसकी वजह से लोगों में गलत फहमी थी। तो ये क्या करते हैं, ये इन्होंने सोचा कि अगर ये हम पे हमला करने आ रहा है तो हमें आर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने आर्म्स ढूंढना शुरू कर दिया, पब्लिक ने, नॉर्मल पब्लिक ने। तो इन्होंने क्या देखा, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड्स पीपल, उन्होंने क्या किया, वो जो है ईस्टर्न पार्ट, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में, और एक पैलेस था जो कि मतलब सॉरी पैलेस नहीं कहेंगे इसको हम, फोर्ट कहेंगे। एक बेस्टाइल फोर्ट था, एक बेस्टाइल फोर्ट था जहाँ पे इन्होंने जो है एम्यूनिशन यानी कि आर्म यानी कि हथियार को खोजने के लिए कि ये सोचे कि ये सरकार का है तो यहाँ पे हम कुछ जो है अपना हथियार ढूंढ लेते हैं, आर्म्स ढूंढ लेते हैं। और इन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पे, पैलेस नहीं फिर से मैं कह रही हूँ, बेस्टाइल फोर्ट पे इन्होंने हमला कर दिया, मतलब नॉर्मल पीपल ने। और वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे जो कमांडर थे, बेस्टाइल फोर्ट के जो कमांडर थे उनको इन्होंने मार दिया, पब्लिक ने उनको मार दिया। और वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया। अब आपको हो गया कितने प्रिजनर्स थे, ओनली 7 थे, ठीक है, देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, 7 थे, सातों को इन्होंने रिलीज़ कर दिया। और क्या किया, बेस्टाइल जो फोर्ट था और उसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको पूरी तरह से गिराना शुरू कर दिया और तोड़ना शुरू कर दिया। आपको हो गया, आप सोचोगे कि फोर्ट को तोड़ करके इनको क्या मिला, इनको कुछ नहीं मिला। इनको जो है एक संतोष सा हुआ कि यानी कि राजा पे इतना ज़्यादा गुस्सा था लोगों का कि अब देखो जो लुइस 16 थे ना, ये बहुत ही मतलब अभी आगे हम देखेंगे इनके बारे में थोड़ी सी, लेकिन हम एक बता दे रहे हैं मतलब इनमें कोई भी योग्यता नहीं थी, वही हम कह सकते हैं नेपोटिज्म की वजह से अब वो सत्ता चली आ रही थी। कि अभी हम देखेंगे कैसे बर्मन डायनेस्टी में राजा थे। अभी मैंने एक लाइन बताया था आपको ना कि लुई 14 का क्या था, मैं ही राजू हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, वही है कि उनका बेटा है। तो मतलब उनकी जब उनका ही चला आ रहा है, पूरा बर्बन डायनेस्टी ही रूल कर रहे हैं, तो राजा में कोई भी ज़्यादा क्वालिटी हो ना हो क्या मतलब होता है, लेकिन वो राजगद्दी पर बैठ गए हैं। तो पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो उनके फोर्ट को तोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि ये राजा से रिलेटेड है इस वजह से। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने तोड़ दिया और उसके सारे पार्ट्स को ना उन्होंने पब्लिक ने जो है बेचना भी शुरू कर दिया, मार्केट में उसको बेच दिया। क्यों, क्योंकि ऐसे मतलब याद रहे लोगों को कि ऐसे तोड़ा गया था और बेचा गया था, सारे डिस्ट्रक्शन कर दिए। फोर्ट को तोड़ करके उसमें से हथियार खोजने के लिए इन्होंने फोर्ट को तोड़ा और उसको धीरे धीरे सारा बेच दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जो है पेरिस में, तब जब ये सारी चीज़ें राजा को पता चली तो राजा ने भी आदेश दे दिया, मतलब कि अपनी जो ट्रूप थी, उनकी आर्मी थी, उनको बोला कि हाँ जनता को कंट्रोल करो। अब जब इसी में इसे छोटी छोटी जो है जगह जगह पे दंगा होने लगा। अब पीपल जो है वो क्या करने लगे, जो उस टाइम के हिस्टोरियन थे। अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल सा बता दूं कि जो बेस्टाइल जेल था उस पर आक्रमण क्यों किया गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बनकर आएंगे। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की उस टाइम पे इमीडिएट मतलब उस टाइम का सिचुएशन क्या था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जो बेस्टिल जेल था वहाँ पे इसलिए आक्रमण किया, मतलब क्रांतिकारियों ने इस वजह से आक्रमण किया, और क्योंकि वहाँ पे वो गोला बारूद मिलने की संभावना खोज रहे थे कि जेल में जो है मिलेगा, इस वजह से मेन रीज़न तो यही था ना वहाँ पे। और देखो एक दो चीज़ें मैं आपको अगर और बता दूँ कैसे जो है, अभी मैं आगे आप हम देखेंगे कि कैसे वो डिवाइड थे कितनी वजह से। चलो हम पीडीएफ को ही देखते हैं। तो हम क्या था, अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हुई, ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। अभी हम जब ये कहानी देखेंगे, राजा के बारे में चलेंगे देखेंगे, तो हमें चीज़ें और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो जो है आगे देखते हैं हम, ये आप इमेज एक देख सकते हो, ठीक है, ये बेस्टाइल फोर्ट है, कैसे लोगों ने उस पर हमला कर दिया, ये हम देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे अब हम फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे हम देखेंगे कैसे क्या हुआ। अब देखो हमने बताया था कि 1774 में
1574 में जो लुइस 16 थे वो बर्बन फैमिली के थे। बर्बन फैमिली यानी कि एक रॉयल फैमिली, एक रॉयल डायनेस्टी हम कर सकते हैं। उनमें से ये थे और इन्होंने राजगद्दी पर बैठा ओनली जब ये 20 ईयर ओल्ड थे, तभी इन्होंने राजगद्दी पर बैठ गई है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। और इन्होंने शादी करी ऑस्ट्रियन की, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट है, इनसे इन्होंने शादी कर ली। अब कहा जाता है जो मैरी एंटोनेट थी ना कि सिर्फ इनकी बीवी थी बल्कि ये एडवाइस भी देती थी, एडवाइज़र थी राजा की, और जो कि बहुत ही बैड एडवाइज़र थी। राजा इनके कहने पे कोई भी काम करते थे तो वो गलत ही होता था। ठीक है, और हालांकि राजा में भी कोई स्पेशल वो तो थी नहीं, क्वालिटी थी नहीं। अब राजा खुद ही कभी भी अपनी प्रजा से पहली बात तो इंटरेक्शन नहीं करते थे, प्रजा के बीच जाते नहीं थे, लोगों के नॉर्मल पीपल की सिचुएशन नहीं देखते थे। इन्होंने तो अपना पैलेस भी बहुत दूर पेरिस से बनवाया था, वर्साइल पैलेस की, लोगों से मतलब दूर रहो, शांति से रहो, एकांत से रहो। अपना जो राजा रानी थे बहुत ही ज़्यादा खर्चीले थे, अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे, इन लोग को कोई वो नहीं थी। हालांकि उस टाइम पे जो रूसो थे ये लोग बहुत ज़्यादा वो करते थे कि मतलब अगेंस्ट होते थे कि ऐसे नहीं होता है कि कोई रूल बनाना चाहिए, राजा जो है प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। इनके टाइम पे ना कोई टैक्स सिस्टम था राजा के टाइम पे, क्योंकि ये जो है अभी हम देखेंगे कैसे क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग अपने से मतलब अपना खुश, और नॉर्मल पीपल से कोई मतलब ही नहीं होता था, नॉर्मल पीपल कितना सफ़र करते थे। ठीक है, तो जो मैरी एंटोनेट थी ये बहुत ही बैड एडवाइज़र थी, जैसा कि अभी हमने बताया। अब देखो राजा के लिए एक अभिशाप ये भी साबित हुआ कि जो ये लुइस 16 थे, इनको इनकी जो ट्रेजरी थी इनको एम्प्टी मिली थी, खाली मिली थी। ये भी एक राजा के लिए बहुत ही बुरा न्यूज़ हो सकता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बुरा न्यूज़ इस वजह से हो सकता है। अब खाली क्यों थी ट्रेजरी, इस वजह से खाली थे इनका जो जो भी था इनका, इस वजह से खजाना सारा खाली था, क्योंकि उस टाइम पे अभी हम देखेंगे कैसे कि इनके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे और ये बहुत ज़्यादा वार में इन्वॉल्व थे। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे धीरे धीरे देखते हैं। देखो हमने ये बता दिया, और इनकी अभी हमने ये भी बात हमने कर लिया कि युद्ध में, वार में इनका खजाना बहुत ज़्यादा खाली हो गया था, और इनका दरबार भी शाही था तो उसमें बहुत ज़्यादा उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसे खर्च होते थे। और युद्ध में लगभग लगभग इन्होंने 10 अरब जो है लिब्रे, उस टाइम की करेंसी हम कह सकते हैं, और करेंसी भी आगे एक और देखेंगे थी। और सरकार जो है टैक्स कैसे बढ़ाती चली जा रही थी, ये चीज़ें हम देखेंगे। और जो फ्रांसीसी सरकार थी वो जहाँ से कर्जा लेती थी वहाँ पे उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा था, ये सारी चीज़ें अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। अब देखो जो हमने कहा था जनता में असंतोष थी, जनता में असंतोष का कारण भी क्या था। देखो एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और ऊपर से जो है जो प्राइजेस थी वो भी बढ़ रही थी, और जो नीचे के लेबर थे यानी गरीब तबके के लोग थे उनकी सैलरी जो है वो फिक्स थी। प्राइस चाहे जितना बढ़े लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ती थी। जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, तो यानी कि उनको ख़रीदने के लिए उनके पास मनी मतलब करेंसी नहीं होता था। तो क्या होता था कि इनमें इस वजह से भी जो है जनता में असंतोष था, इस वजह से भी। ठीक है, और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे थे, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे थे, ये था। और डिमांड जो है बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और सप्लाई बहुत कम थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी वजह थी। तो जो नॉर्मली इंसान को रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी चाहिए होता है, वो भी मतलब नॉर्मल 2 वक्त की रोटी के लिए भी इन लोग का नॉर्मल जीवन भी बहुत ज़्यादा संकट हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो नॉर्मल थर्ड स्टेट के लोग थे, अभी हम देखेंगे कितने कैसे डिवाइड थे। तो जो है इनमें जब डेली की चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें इनको खाने के लिए, पेट भर के लिए ये नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जनता परेशान थी। अब देखो इनका खजाना कैसे खाली हुआ ये हम देख लेते हैं, राजा का खजाना कैसे खाली हुआ था। क्योंकि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर इनका ड्रेन हो गया था फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरा फ्रांस का, और इस वॉर में जो है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो था ये भी था। और जैसे कि बताया कि अभी जो वर्साइल पैलेस इनका था जो कि पेरिस से दूर था, राजा रानी आराम से दूर रहते थे अपना, जो वर्साइल का पैलेस था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा इमेंस था, तो उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे लगते थे। ठीक है, और जो लुइस 16 थे वो क्या करते थे, इन लुइस फ्रांस का ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन में उस टाइम पे वार चल रहा था। तो फ्रांस जो ब्रिटेन था वो क्या करता था, वो किया था अमेरिका की 13 कॉलोनी पे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था ब्रिटेन।
तो ब्रिटेन जो है वो फ्रांस का भी दुश्मन और ब्रिटेन जो है अमेरिका का भी दुश्मन, तो फ्रांस जो है अमेरिका को उस टाइम पे बहुत हेल्प कर रहा था, ठीक है, बहुत हेल्प कर रहा था। इससे इसके ऊपर जो है फ्रांस के ऊपर बहुत सारे कर्जे हो गए, बहुत सारे इसको मनी लेना पड़ा बड़े बड़े बैंक से, और जो लैंडर्स इनको पे किए थे पैसे ना, उन्होंने जो है इंटरेस्ट बढ़ा दिए थे, ठीक है, 10% इंटरेस्ट बढ़ा दिए थे, और 2 बिलियन लिवर्स हम कह सकते हैं करेंसी का कर्जा हो गया था फ्रांस के ऊपर, ठीक है। लिवर्स ये हमारी करेंसी है, अभी हम आगे देखेंगे। लगभग 2 बिलियन जो है 2 बिलियन लिवर्स का इन पे कर्जा हो गया था, और जो दिए थे वो भी 10% का लोन बढ़ा दिए थे। तो इस वजह से अब मेंटेनेंस के लिए इनको अपने पैसे चाहिए गवर्नमेंट को, जो फ्रांस की सरकार थी उनको, तो वो अब आर्मी का कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कोर्ट का मेंटेनेंस हो गया, और सरकार को चलाना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करने के लिए और यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए, इनको सबके लिए इनके पास पैसे तो थे ही नहीं। तो इन्होंने इनके पास क्या चाह रहा था, टैक्स को इंक्रीज़ कर दो, और टैक्स भी लेते थे तो ओनली थर्ड वाले से लेते थे। चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने डिवाइड किया था। अब देखो उस टाइम पे सोसाइटी जो थी फर्स्ट स्टेट और सेकंड और थर्ड ऐसे डिवाइड थी। फर्स्ट में क्या थे, फर्स्ट में क्लर्जी लोग आते थे, सेकंड में नोबेलिटी लोग आते थे, और थर्ड में हमारे कौन आते थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स। अभी देखो हम देखेंगे कैसे मर्चेंट्स लोगों ने बहुत ज़्यादा जागरूकता दिखाया था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिखाया था, जो कि इनकी जो है बहुत सपोर्ट किया था नॉर्मल। अब ये थर्ड तकबे के लोग तो हैं ही, तो मर्चेंट भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले की था, ठीक है। अब देखो इसमें पढ़े लिखे लोग भी, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सारे आ जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे पीजेंट्स थे, और स्मॉल पीजेंट्स थे, और लैंडलेस लेबर्स थे, सर्वेंट्स थे, यानी कि ये समझ लो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन दोनों के नौकर थे। अब इन दोनों के नौकर हम आपको कैसे बता दें, क्लर्जी लोग वो होते थे जो चर्च की देख रेख करते थे, पुजारी, यानी कि हम कह सकते हैं पहले देखो इंडियन सोसाइटी को कैसे 4 पार्ट में बांटा गया था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण फर्स्ट होते थे, क्षत्रिय को सेकंड पे रखा गया था, उसी हिसाब से यहाँ पे भी देख लो, थोड़ा सा रिलेट करके आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। थर्ड में हमारे वैश्य और शूद्र समझ लो, इनको एक स्लेव की तरह ये लोग रखते थे, ठीक है, और सारा टैक्स वैक्स यही पे करते थे, इनके ऊपर कोई वो नहीं होती थी, ये तो जो है इनको सारी चीज़ें आराम से प्रोवाइड होती थी। और लगभग इनकी पॉपुलेशन अगर हम देखें ना, तो क्लर्जी लगभग उस टाइम पे 1 लाख थे, और इनके पास टोटल लैंड जो है ना वो 10% होता था। और ये हमारे जो नोबेलिटी थे, इनकी लगभग 4 लाख थी, इनकी पॉपुलेशन 4 लाख थी, और इनका जो लैंड होता था 25% होता था, ठीक है। और ये जो नोबेलिटी थे ना, ये रूलिंग पार्टी थी, ये रूल करती थी, और ये तो जो चर्च की देख रेख ये सब करते थे, ये होते थे। और लुई 16 का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1774 से 1792 तक। और जैसा कि अभी हमने बताया कि ये राजा लोग जो थे ना, ये बहुत ही डेस्पॉट्स होते थे, बहुत ही तानाशाने रंकुश होते थे, जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, जिनके टाइम पे कोई प्रॉपर टैक्स सिस्टम नहीं होता है, और जिनमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, सिर्फ अपनी चलाते हैं, जनता से कोई कांटेक्ट नहीं होता है इन लोगों का, इन लोगों को पता ही नहीं होता कि जनता कैसे किस चीज़ से कैसे रह रही है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैसे है कि 3 जो है स्टेट में डिवाइड थे उस टाइम के लोग। तो क्या होता था, अब हमने देख लिया कि अब बात रही इसकी, किस चीज़ की बात रही, अब टैक्स की बात हम देखते हैं। टैक्स की बात अगर हम देखेंगे तो ये हमने बता दिया कि कितने परसेंट, मतलब 1 लाख लगभग क्लर्जी थे, 4 लाख लगभग नोबेलिटी के लोग थे, ठीक है। अब देखो लिवर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, लिवर्स के बारे में, तो ये करेंसी थी फ्रांस की उस टाइम की। और क्लर्जी देखो तो क्या थे, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, जो चर्च की देख रेख ये करते थे। और टीथे एंड टाइले उस टाइम के टैक्स थे, ठीक है। ये टीथे हमारा क्या था, अ टैक्स लेविड बाई अ चर्च, जो कि चर्च को, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे अपने एग्रीकल्चर, देखो बहुत सारे ऐसे लेबर होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं होती थी, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो ये 1/10 जो है चर्च जाता, मतलब चर्च को जाता था इनका टैक्स। और टाइले के बारे में अगर हम बात करें, टैक्स जो था वो पेड किया जाता था, डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था, ठीक है। तो इन सारी एक्टिविटी को, जैसे कि हमने टीथे एंड टेले के बारे में भी बात कर लिया, और यही हमने देख लिया कि कैसे जो है लोगों में टैक्स इतना अजीब तरीके से ये लोग लेते थे। जो बर्डन था वो सारी एक्टिविटी, जो फाइनेंशियल सारी एक्टिविटी बर्डन
होता था टैक्स का ना, वो सिर्फ थर्ड ई स्टेट वाले ही बेचारे देते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें देख लिया। अब देखो उस टाइम पे बहुत सारे दार्शनिक भी होते थे, यानी कि रूसो थे, जॉन लॉक थे, मॉन्टेस्क्यू थे। ये लोग कहते थे कि एक मतलब डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करते थे कि ऐसी रेगुलेशन होनी चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए कि एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि राजा जो है वो लोगों की बात सुने और लोगों की प्रॉब्लम्स को देखे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, वो स्टार्ट ही हुआ फॉल ऑफ बेस्टाइल फोर्ट की वजह से। जो पेरिस की मॉब्स, हमने स्टार्टिंग में बात कर लिया कि बेस्टाइल की अगर फोर्ट पे हमला नहीं करते 14 को, तो 14 जुलाई को, और 14 जुलाई से ही इन लोग का मतलब ये सेलिब्रेट किया जाने लगा कि राष्ट्रीय दिवस अपना, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट अभी भी करते हैं वो लोग, ठीक है। और जो वर्साई का शीश महल था ना, मतलब वो पैलेस, वर्साइल पैलेस आप देखेंगे इमेज में तो बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, ठीक है। उसको किसने बनवाया था? उसको लुई 14 ने बनवाया था। और लुई जो है 14 ने ही ना 1774 में गद्दी पर बैठा था ये। और जो वहाँ की राष्ट्र, अगर हम कह सकते हैं, वहाँ नेशनल समाधि एक तरह से हम कह सकते हैं, जो मतलब किस वजह से डाउनफॉल में गया ना, तो एक बहुत ही मेन रीज़न था ना, पैलेस ही मेन रीज़न था, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका कॉस्ट आता था, तो उसकी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। और हमने आपको ये भी बता दिया कि इमीडिएट कॉज क्या था, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज बैंकरप्ट कंडीशन ऑफ द फ्रेंच ट्रेजरी। ये भी ये भी एक मेन रीज़न था, ठीक है। और हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि हमें 3 आइडियाज़ मिले थे, ह्यूमैनिटी ऑफ आइडियाज़ क्या मिले थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमने जल्दी से एक बार ही रिवाइज़ कर लिया सारी चीज़ें। तो ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। थैंक यू।